यूट्यूब पे ये क्वेश्चन है, हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर सम मोर रो फ्रूट्स फॉर बेटर गट हेल्थ इशू विद गॉल ब्लैडर क्रॉनिक सेस्टाइटिस इश्यूज एंड ह्यूज अंडरवेट इश्यूज। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो ऐसे फ्रूट्स के नाम बताइए जो आपके गट इश्यू को यानी डाइजेस्टिव एबिलिटी को अच्छा करे, डाइजेशन पावर को अच्छा बनाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको फ्रूट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसके अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो और सेकेंडली उसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि गट इश्यूज़ के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर रहेगा उसमें कंटेंट तो आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करेगा। अगर हम ऐसे फ्रूट्स के नाम लेवें तो यहाँ पे आप एप्पल ले सकते हैं, सेकेंड बनाना हुआ, पपाया हुआ, पाइनएप्पल, बेरीज, हर तरह की बेरीज अच्छा रहता है गट इश्यूज़ के लिए। कीवी हो गया, वाटरमेलन इज़ वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग द गट इश्यूज़, ऑल्सो इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। एवोकेडो हुआ, मैंगोज़ हुआ, मैंगो के सीज़न में आप मैंगो लीजिए अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, वेरी हेल्पफुल। सो वो सारे फ्रूट्स जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है और वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके गट इश्यू को इम्प्रूव करने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप प्रॉपर मेडिसिन भी लीजिए। एंटी एपिलेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्लीज रिप्लाई सून। सो फर्स्ट 3 मंथ के प्रेगनेंसी में होम्योपैथी मेडिसिन जो एपिलेप्सी में यूज़फुल है, क्या मैं वो ले रहा हूँ तो वो फ़ायदेमंद रहेगा, प्रेगनेंसी को कोई नुकसान तो नहीं करेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोई भी रैंडम मेडिसिन सिलेक्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पर देख करके या फिर कहीं से किताब पढ़ करके या किसी के सजेशन से, खास करके फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो सेंसिटिव पीरियड होता है ये फॉर एनी वुमेन। सो इस दौरान आप किसी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए, और यदि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी है 3rd मंथ का, आप डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। सेफ़ है, लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर को सिलेक्ट करिए जिससे मेडिसिन की वजह से आपका एपिलेप्सी में तो सपोर्ट मिले ही, साथ में बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा हो। बट मुझे अगर इसका आंसर देना है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स इन फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर। थैंक यू। यूट्यूब पर दीपक कुमार जी का ये प्रश्न है, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस विद सिस्ट साइज अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर, कैन आई क्योर विदाउट सर्जरी, प्लीज सजेस्ट। यदि आपके पेनक्रियाज में वोपन है, वॉर्न आउट पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस या सूडोसिस्ट है और उसका साइज बड़ा है, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर लार्ज साइज में आता है, और इस वजह से आपको कांस्टेंट पेन हो रहा है और साइज़ भी आप देख रहे हैं कि पहले ये 5 सेंटीमीटर था, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ और ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो आइडियली आपको इसको एस्पिरेट या ड्रेन करवा लेना चाहिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 10 सेंटीमीटर का सूडोसिस्ट है, तो ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में से कई पेशेंट है जो इस लेवल पे ट्रीटमेंट अपना शुरू करते हैं और उनके केस में रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन 10 सेंटीमीटर लार्ज साइज में आता है, इसको अभी से प्रेडिक्ट कर देना कि 100 में से 100 केस रिवर्स हो जाएगा विदाउट सर्जरी या विदाउट एस्पिरेशन, इट इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट है कि हम इस केस को लेते हैं और जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हर 2-3 महीने या 4 महीने पे रिपोर्ट करा के देखते हैं। ज़्यादातर केस में वो रिवर्स होना शुरू होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उसका साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने के पीछे भी कुछ फंडामेंटल्स रीज़न है। जब ये कलेक्शन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्टेड है तो बिकॉज ऑफ लीकेज इन एमपीडी सूडोसिस्ट या ओपन का साइज़ बढ़ते जाता है। उस केस के अंदर ज़रूरत पड़ता है तो हमें ड्रेनेज या एस्पिरेट करके उसे निकालना पड़ता है, और अलोंग विद दिस प्रोसीजर होम्योपैथिक मेडिसिन चलती रहती है, जिससे एंटायर केस में अच्छा एक मैनेजमेंट होता है और रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है।